हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉप 500 सीरीज़ की लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5। इस वाले में भी हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपकी टॉप 500 की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए गए हैं। ओके, और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा कि 100 में से आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पाए थे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि मैथ्स का जो है हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करा दिया गया है, जिसकी आप पीडीएफ जाकर के परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जिसको भी मैथ्स की हैंड रिटन नोट्स चाहिए, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे A to Z आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट करा दी गई है। बुक की तरह आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। आपको जितनी भी थ्योरी रिक्वायरमेंट थी वो थ्योरी प्रोवाइड की गई है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो जिसको भी ये नोट्स परचेज करनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, जाकर के परचेज कर लीजिए। ओके, और इसका डेमो भी अगर आपको देखना होगा तो इसको डेमो की भी लिंक आपको उसी के नीचे मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साइंस के लिए आपको ये चीज़ तो क्वेश्चन पता ही होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि रमन प्रभाव दिवस के रूप में। ठीक है, तो रमन एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रमन प्रभाव के बारे में। तो उसी प्रभाव के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। मानव का अध्ययन कहलाता है। तो मानव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? तो मानव का अध्ययन करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नायलॉन जो होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किए जाने वाला अम्ल है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? तो इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। ठीक है, अगर आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6 हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर आपसे इसकी वैलेंसी पूछा जाएगा तो इसकी वैलेंसी होगी 2। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। वैलेंसी को कैसे निकालते हैं? तो देखिए, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को और ले लेगा तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। और आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये है 8, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जा सकता है? व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापा जा सकता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिरोध को हम लोग नाप सकते हैं। देखिए, यहाँ पे धारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। अगर धारा ऑप्शन में आपका रहेगा तो आप लोग धारा को भी नाप सकते हो। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध, धारा, ये सबको हम लोग नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थिरता का जड़त्व। क्या हो जाएगा? स्थिरता का जड़त्व। जड़त्व का नियम क्या है न्यूटन का? उन्होंने इसे कहा था कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की करेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर है यानी कि रेस्ट पोजीशन पे है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये है न्यूटन का जड़त्व का नियम। और ये वाले जो क्वेश्चन में आपका जड़त्व अप्लाई हो रहा है वो है स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, ट्रेन स्थिर है और जैसे ही वो चलना आरंभ करेगी तो उसमें बैठे यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, यानी कि वो स्थिरता के जड़त्व के नियम का पालन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं AB को। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है, और O को यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इसको शो किया जा रहा है।
ए बी जो है वो क्या कर रहा है, सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, और आपके लिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे सुपर 30 की सीरीज़ चलाई जा रही है, जो रात को डेली ही 10 बजे अपलोड कर दी जाती है। इसमें सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए जिसने भी अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करिए। बहुत ही सारी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवाई जा रही हैं, तो जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बार बराबर होता है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी की, यानी कि एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब आप लोग बताओ, बार और पास्कल जो है ये किसकी यूनिट है, जिसको हम लोग बराबर बता रहे हैं कि एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसको हम ये भी बता दे रहे हैं कि ये इसकी एसआई यूनिट होती है और पास्कल जो होता है वो सीजीएस यूनिट होती है। तो अब आप लोग जल्दी से बताओ, बार जो है वो और पास्कल किसकी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो ये Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 11 होता है। ठीक है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 होता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी को इसकी वैलेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, यानी कि संयोजकता। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम जल से हल्का होता है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है, अतः जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथिलीन हार्मोन जो होता है वो गैसीय रूप में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र यानी कि फॉर्मूला C2H4 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन एथिलीन जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट ENE लगा है, इसलिए इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। क्लियर हो गया। एथिलीन और एसिटिलीन फलों को पकाने के लिए कारगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहित ऊर्जा का एक रूप नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वह संग्रहित ऊर्जा का एक रूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड जो होता है यह लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि NaCl। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पे, तो सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 125% बढ़ जाएगा। किस तरह से बढ़ेगा, ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, इसको मैं समझा देती हूँ। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है p² / 2m का रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि p² है यहाँ पे। ठीक है, मोमेंटम जो है वो d² के फॉर्मेट में है। अब सबसे पहले हमें चेंज कर लेना है 50% को नंबर में। चेंज कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ओके, और क्या किया जा रहा है, तो इसके मान को बढ़ाया जा रहा है, आपको यहाँ पे एडिशन लगा लेना है। अब इसके बाद देखिए फिर से थोड़ा अच्छे से, 1/2 आया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2 क्या है, मूल संख्या है। ठीक है, आपने देखा था p² / 2m था, यानी कि स्क्वायर था, तो हमें 2 का करना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो 2 में आप लोग 1 जोड़ दो, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 3 का करिए स्क्वायर, 3 त्रिक 9। ओके, ये आपकी आ गई संख्याएं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। आपको नीचे रखना है मूल संख्या यानी कि 4 और गुणा कर देना है 100 से। तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे, कितने बार में जाएगा, 25। 5 × 25 आपका आंसर आ गया 125। ठीक है, हमने काफ़ी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, होप सो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 125% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 फर्मीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, यानी कि 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ओके, तो सारा चीज़ जरूर से ध्यान रखिएगा। पीको जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये होती है फर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। इसके बारे में आप लोगों को जो कुछ भी पता है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, कब किया था, कैसे किया था, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आकाशेरुकी प्राइज यानी कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का उदाहरण है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि कछुए और जोंक जो होते हैं वो अकशेरुकी प्राइज यानी कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इमली में टार्टरिक एसिड पाई जाती है, ठीक है। और सारे के बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो यह दूध में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? तो पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग क्या क्या पे किया जाता है, तो ये फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि टार्टरिक अम्ल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोकार्बन की प्रतिशत कितनी है? ठीक है, H2 की प्रतिशतता आपसे पूछी जा रही है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 11.11% जो होता है वो हाइड्रोकार्बन की प्रतिशतता है। इसको देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? H का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16, यानी कि 18 ग्राम प्रति मोल हो जाता है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? तो ये है 2। अब आपको इसी का प्रतिशत निकालना है कि जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो 2 करेंगे बटे में कुल यानी कि 18 और गुणे कर देना है हमको 100 से, तो आपका आंसर निकल आएगा 11.11%, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पौधे के क्लोरोफिल निम्न में से किस रोग में नष्ट हो जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि तंबाकू के मोजैक रोग में पौधों के क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाते हैं और पत्तियां क्या होने लगती हैं? तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। सेब के फल की आंतरिक कॉर्क किसकी कमी के कारण विकसित होता है? जैसे कि देखिए ये विकसित हो रहा है, तो यह किसकी कमी की वजह से विकसित होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोरॉन की कमी से ऐसा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पायरोमीटर को इससे अधिक तापमापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। 1500 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमापन करना होगा तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। टीबिया अस्थि पाई जाती है, तो टीबिया अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक सूत्रों के द्वारा तत्वों और अणुओं को दर्शाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस सब के द्वारा इसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि AC करंट को DC में कौन परिवर्तित करता है? तो AC टू DC किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। तो रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती या फिर अल्टरनेटिंग करंट को दृष्ट धारा यानी कि DC करंट में बदल देती है, ठीक है। DC का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि 2.42 जो होता है वो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो 1 जो होता है वो वाटर का, ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक 1 होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है या रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर तथा टिन जो होता है वो ब्रॉन्ज के मुख्य घटक होते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन में समझिए। तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ कॉपर, कॉमनली कितने अबाउट में, यानी कि 12 से लेकर के 12.5% इसमें टिन होता है और बाकी कॉपर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केसर जो होता है वो एक प्रकार का बीज नहीं होता है। तो केसर बीज नहीं है तो क्या है, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि केसर क्या होता है। इसके अलावा देखिए अदरक राइजोम होता है, अफीम जो होता है वो अफीम की जुड़ी, और सन जो होता है वो क्या होता है, तो तना होता है। ठीक है, अब बताओ आप लोग केसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि यूकेलिप्टस जो होता है वो पारिस्थितिकी मित्र नहीं होता है। ठीक है, यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि क्यों नहीं है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत याद पाया जाता है। ठीक है, तो यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है, पर्यावरण शत्रु के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह पर्यावरण मित्र नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है। तो वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि अपचयन के लिए। ठीक है, रिडक्शन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए, वात्या भट्टी क्या होती है। तो वात्या भट्टी एक प्रकार की धातु वैज्ञानिक भट्टी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसी औद्योगिक धातु का निर्माण करने हेतु, यानी कि धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन भी, ये कहलाता है एल्टीमीटर। ठीक है, एल्टीमीटर कहलाता है सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र। उसके बाद एमीटर क्या कहलाता है। तो एमीटर जो होता है वो करंट को मापता है, यानी कि विद्युत धारा को नापता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है। ठीक है, विभवांतर को, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर यानी कि वोल्टेज को कौन मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है। तो हाइड्रोमीटर पानी के अंदर जो गति होती है उसको मापने के लिए काम में लाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि जिंक की कमी से होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन में समझिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जिंक एक लघु मात्र पोषक तत्व होता है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पौधे जो होते हैं वो बौने रह जाते हैं। पौधों की नई पत्तियां व पत्तियों के शीर्ष पर लगभग सफ़ेद सी हो जाती है, तो जिसे सफ़ेद कली या वाइट बड रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वाइट बड रोग कहाँ पे पाया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह रोग मक्के में पाया जाता है। ठीक है, किसकी कमी से, तो जिंक की कमी से। अब अच्छे से समझ में आ गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमलगम में रहता है, यहाँ पे होगा अमलगम में। ठीक है, तो अमलगम में क्या पाया जाता है। आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इसमें पाया जाता है पारा, यानी कि Hg। ठीक है, Hg किसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र है, तो ये मरकरी का होता है। ठीक है, मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए थोड़ा सा, पारा तथा अन्य धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं। केवल लोहे को छोड़ के प्रायः सभी धातु पारे के साथ मिलकर के मिश्र धातु बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश वर्ष है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह दूरी की इकाई होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण होता है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सांप के जहरीले विषदंत जो कि रूपांतरित रूप हैं। तो यह रूपांतरित रूप है, आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, जंभिका दंत के रूपांतरित रूप होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेड डेटा बुक में संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया जाता है। किसका, तो संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया जाता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन होता है। और यह क्या करता है, तो यह बताता है कि मतलब जिनकी मौजूदगी के बारे में कवक
और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो संकटापन्न जीव जंतुओं की रिपोर्ट कौन देता है? तो यह रेड डेटा बुक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल यानी कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो यह की थी हेरोल्ड यूरे ने। ठीक है, किसने की थी? हेरोल्ड यूरे ने की थी। कब की थी? इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यूरे वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1934 फॉर डिस्कवरिंग ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम की खोज करने के लिए यूरे को नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1934 में दिया गया था। किसमें? तो रसायन विज्ञान में। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, घटपर्णी जो होता है वो परजीवी आवृत्तजीवी नहीं होता है। इसके अलावा ईस्ट किण्वन है, केसीन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन होता है, एलोवेरा जो होता है वो आवृत्त बीजी होता है। घटपर्णी परजीवी आवृत्त बीजी नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, घटपर्णी क्या है? तो घटपर्णी या नेप्थनीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचा करके करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, pH 7 से लेकर के 14 में किसका मान बढ़ता है? यानी कि pH वैल्यू 7 से लेकर के 14 में किसका मान बढ़ता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, OH माइनस आयन का मान बढ़ता है। ठीक है, OH माइनस आयन क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो pH की वैल्यू अगर 7 से लेकर 14 के बीच में है तो वह क्या है? क्षार है। ठीक है, वो क्या है? तो क्षार है। और क्षार जितने भी चीज़ होते हैं उसमें OH आयन की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है? तो यह एक प्रकार का क्षार है। यहाँ पे क्या है? देखिए OH आयन होते हैं। ठीक है, OH माइनस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला याद रखिए, C6H6Cl6। ओके, C6H6Cl6 ये क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे बेंजीन का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा C6H6। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह कार्य करता है लॉजिकल सिद्धांत पे। जनरल साइंस के क्वेश्चन में सभी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आज का एक क्वेश्चन कंप्यूटर को भी ले लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। आधुनिक कंप्यूटरों में अंगणती तथा तार्किक इकाई होती है जो कि अंगणती और तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आप सभी को पता है आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यह तना जो होता है वो खाने योग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, पावो क्रिस्टेशियस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पावो क्रिस्टेशियस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1983 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, इनडायरेक्टली रूप में पूछा गया है कि मिथिल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1983 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती थी? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि यह पीड़कनाशी के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि आइसोहेलाइन जो होता है वो बर्फ वर्षा को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसके अलावा आइसोबार वायुदाब को रिप्रेजेंट करती है, आइसोहाइट ऊंचाई को और आइसोबाथ गहराई को रिप्रेजेंट करती है। आइसोहेलाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा को प्रदर्शित करती है। आइसोबार समान वायुदाब वाले, आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले तथा आइसोबाथ समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को दिखाता है। ठीक है, अब आप लोग इसको भी याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, क्योंकि गैस जो होती है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक है, इसलिए द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कार्य की इकाई है यानी कि वर्क की यूनिट क्या होती है? तो आप सभी को पता है वर्क की यूनिट क्या होती है, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है जूल। ठीक है, जूल जो होती है वो कार्य की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, एचडीएल को उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एचडीएल क्या होता है इसको समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त से अतिरिक्त वसा को हटाता है और आपकी धमनियों को साफ रखने में मदद करता है, ठीक है। तो एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, या होती है आवृत्ति आरोपण, ठीक है। क्या होती है? तो आवृत्ति आरोपण होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा होता है? तो रेनिन होता है। एक्सप्लेनेशन समझिए, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसिन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठररस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठररस में यह पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो बिना किसी एक्टिविटीज़ के भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूध पी लेते हैं फिर भी उनको मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? क्योंकि उनके जठररस में पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो कि है रेनिन, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है? दूध को पचा देता है, इसलिए वह बिना किसी एक्टिविटीज़ के, खेल कूद के भी बच्चे छोटे से छोटे दूध को पचा ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, क्या होता है? कम फोकस वाला उत्तल लेंस, ठीक है। कम फोकस वाला उत्तल लेंस क्या होता है? तो यही एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चांद पर आदमी को ले जाने वाले पहले स्पेस शटल का नाम क्या था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपोलो जो है वो चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, आप लोगों को अब ये याद ही हो चुका होगा एकदम से। तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से क्या होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। आप लोग कमेंट करके बताओ विटामिन बी वन से क्या होता है, ठीक है। सभी को पता होगा विटामिन बी वन से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोमबत्ती एक मिश्रण होता है, किसका मिश्रण है मोमबत्ती? तो मोमबत्ती जो होता है वो पैराफिन मोम और स्टेरिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक है। पैराफिन मोम और स्टेरिक एसिड का मिश्रण होता है क्या? तो मोमबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लोरोसेंट लैम्प में चोक का प्रयोजन क्या होता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि करंट के प्रवाह को बढ़ाना, ये फ्लोरोसेंट लैम्प में चोक का प्रयोजन होता है, ठीक है। इसके विपरीत देखिए ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो ट्यूबलाइट में विद्युत धारा के मान को कम करने के लिए चोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनीफ्लीज मच्छर करती हैं, जिसके लिए किसको? तो रोनाल्ड रॉस को यह पता लगाने के लिए कि प्लाज्मोडियम वो मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, इसके लिए उनको 1902 इशू में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया गया हो। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर किसी भोजन को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पकाया गया होगा तो उसमें बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग? तो WHO के अकॉर्डिंग, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाइयों का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कूलम्ब का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत आवेश को मापने के लिए। आवेश यानी कि चार्ज, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पेट्रोलियम बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। सबसे अधिक इसमें एल्केन्स, साइक्लोएल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या अधिक जटिल रसायन जैसे एस्प्लेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह स्तनपायी जाति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि यह खंडन करता है मूलीय दाब सिद्धांत। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी का खंडन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, लाल स्याही बनाई जाती है। तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यह बनाई जाती है इयोसिन से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इयोसिन क्या होता है? तो इयोसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोसिन है। अधिकतर लाल स्याहियाँ इयोसिन का तनु विलयन ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पके हुए अंगूरों में होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, इसमें पाया जाता है फ्रैक्टोज। ठीक है, क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन एक बहुलक है। ठीक है, नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ है, ये भी ठीक है। पॉलीथीन जो होता है वो पॉलीएथिलीन का मुख्य बहुलक होता है, ये भी आपका करेक्ट है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या करेक्ट है? 1, 2 और 3। ठीक है, इसका देख लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो कथन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पे उसकी समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, चंद्रमा पर ले जाने पे उसका ग्रेविटेशन कम होगा, इसलिए उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि टी जो होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है रूट जी के। जैसे जैसे जी के मान में कमी आएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड के मान में वृद्धि होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो यह दिया था आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा होती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की यानी कि वाटर वेपर की जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, 3 से लेकर 4% तक इसका प्रतिशत होता है। किसका? तो वाटर वेपर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रेरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि मगरमच्छ में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उदर क्षेत्र में केवल 8 जोड़ी सच्ची पसलियाँ यानी कि ट्रू रिप्स होती हैं, और बल्कि पेट की पसलियाँ या गैस्ट्रिलिया के 7 या 8 जोड़े भी मसलता से मुक्त रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, या हेलोफाइट्स जो पौधे होते हैं वो सूर्य प्रेमी कहलाते हैं, क्योंकि यह सूर्य की तरफ मुँह किए हुए रहते हैं। ठीक है, इसका आप लोग एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि इंसोम्निया जो होता है वो नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, घटपर्णी जो होता है वो जलोबिद्ध नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने आपको घटपर्णी के बारे में बताया था, तो घटपर्णी जलोबिद्ध नहीं होता है, यह जमीन यानी कि स्थल पे ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि साइड में पाई जाती है। देखिए आप लोग, सबसे आगे मीठा स्वाद पता चलता है, सबसे पीछे से कड़वा, साइड में देखिए यहाँ पे खट्टा स्वाद, और यहाँ पे जो पार्श्व यानी कि इधर साइड है इससे पता चलता है सॉल्टी यानी कि नमकीन। ठीक है, आपका क्वेश्चन था कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो यह साइड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है जल मृदुकरण। ठीक है, अगर ये दोनों कठोर जल से निकाल दिए जाएंगे तो जल क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है जल मृदुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी कि लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं उसका, तो क्या बढ़ाती हैं? उसका जड़त्व, आघूर्ण को बढ़ाती हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हवा यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो वैक्यूम में ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड, इसको याद रखिएगा। 331 मीटर प्रति सेकेंड ये वैक्यूम में ध्वनि की गति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, उसके पैरों के आगे जो होता है उसका गुरुत्व केंद्र पाया जाता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो जैसे शक्ति है तो शक्ति की एसआई इकाई आप सभी को पता है पावर की क्या होती है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी वॉट होती है। ठीक है, पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है, कमेंट करके बताइए ज़रा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88, टिटनेस का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि टिटनेस का जो कारण होता है वो कोलेस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। तो कोलेस्ट्रीडियम जो होता है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक जीन्स होता है, इसमें कई महत्वपूर्ण मानवजनक रोग शामिल होते हैं, जैसे कि टिटनेस हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी गैस होती हैं, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है इथाइल मरकैप्टन। भरे जाने से एलपीजी का जब रिसाव होता है तो उसकी स्मेल से आपको पता चल जाता है कि लीकेज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछाल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? जो कारों में रेडिएटर लगाया जाता है इसका कार्य क्या होता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, इंजन को ठंडा करना। ठीक है, चलते चलते ज़्यादातर कारें जो होती है वो गर्म हो जाती हैं, तो रेडिएटर की मदद से उसको ठंडा रखा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। कार को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए रेडिएटर का क्रियाशील होना ज़रूरी होता है। इंजन से गर्म हुए लिक्विड जब रेडिएटर से गुजरता है तो ताप विनिमय यानी कि हीट एक्सचेंज की वजह से ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सी है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि विभाज्य ऊतक की वजह से क्या होता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं पुरानी कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा अधिक आसान है क्योंकि? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यह कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से? तो कवक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा से। बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्ट हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। किसके बराबर? बल के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पे निर्भर करता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है, निम्न में से क्या आवेग के बराबर है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वही आवेग के बराबर होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, दूध से क्रीम हटाने पर उसके घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, टीकाकरण के जनक कौन है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि टीकाकरण के जो जनक हैं वो हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। ओके, तो आपकी टॉप 500 की जो सीरीज चल रही थी वो आज कंप्लीट हो गई है। आज इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको आज के 100 क्वेश्चन कैसे लगे, आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किए। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैथ की नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिसको भी परचेज़ करना हो जाके परचेज़ करिए, काफ़ी अच्छी नोट्स है, आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगी। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।